आज का टॉपिक है हमारा फायन नियम। फायन नियम में परीक्षा में कैसे कैसे सवाल आते हैं और उसका जवाब कैसे लिखना परीक्षा में, ये सब आप इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो के अंत में आप ये जानेंगे कि परीक्षा में सवाल कैसे आते हैं, आप लिखते कैसे हो। सवाल ऐसे घुमा के आते हैं, सवाल इजी होता है लेकिन आप पकड़ नहीं पाते, तो इस वीडियो में शॉर्टकट कैसे होता है और उसको कैसे लिखना है आंसर वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या शुरू करेंगे, फायन नियम। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का ये टॉपिक है। इसमें क्या होता है वो देखते हैं। देखो फायन नियम क्या होता है। देखो फायन नियम का दूसरा जो नाम है उसको क्या बोलते हैं, दूसरे तरीके से लिखा आएगा और नाम लिखा नहीं आएगा फायन नियम। उसमें क्या लिखा आएगा, आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक लक्षण। मतलब फायन नियम क्या बोलता है, फायन नियम ये बताता है कि आयनिक यौगिकों में भी क्या होते हैं, सहसंयोजक लक्षण। ये क्या बात कर रहे हैं। देखो इसको समझने के लिए आपको दो प्रकार के बॉन्डों को समझना होगा। एक बॉन्ड होते हैं आयनिक बंध। क्या होते हैं, आयनिक बंध। ठीक है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो यूनिट फर्स्ट है उसका पहला टॉपिक है। और इसी में जब दूसरा टॉपिक आएगा वो आएगा सहसंयोजक। कौन सा आएगा, सहसंयोजक बंध। तो यहाँ पे दो प्रकार के बंध दिखाई दे रहे होंगे, एक तो आयनिक बंध है, दूसरा कौन सा है, सहसंयोजक बंध। तो इसमें बात ये हो रही है कि जो आयनिक बंध होता है ना वो 100% आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ कैरेक्टर किसके आते हैं, सहसंयोजक बंध के। और कितने आएंगे वो कौन बताता है, फाइन। यानी आयनिक यौगिक 100% आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ कैसे बंध के लक्षण आ जाते हैं, सहसंयोजक बंध के लक्षण। तो फाइन नियम क्या बताता है, तो आप लिखना कैसे शुरू करोगे। फाइन नियम ये बताता है कि कोई भी आयनिक यौगिक 100% आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ गुण सहसंयोजक बंध के भी होते हैं। और इसको किसने दर्शाया, फाइन ने। अब कैसे देखेंगे वो भी बताएंगे हम। अब जो आयनिक बंध है और सहसंयोजक बंध है उसको आप कैसे डिफाइन करोगे। देखो आयनिक बंध में क्या होता है, जैसे कि ये NaOCl, Na ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और इसने ग्रहण किया, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। तो आयनिक बंध कौन से होते हैं, वे बंध जिसमें इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा क्या होता है, स्थानांतरण हो जाता है किसके ऊपर, दूसरे परमाणु के ऊपर। तो ये सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, सहसंयोजक बंध जैसे कि आपने मेथड पढ़ा होगा, CH4 ऐसा एडिन होते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि कार्बन ने अपना पूरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया, नहीं। इसमें क्या होता है, ये साझेदारी करते हैं। मतलब एक बंध बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो एक इलेक्ट्रॉन कौन देगा, कार्बन, और एक इलेक्ट्रॉन कौन देगा, हाइड्रोजन। तो इसमें बंध बनाने में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण नहीं हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, साझेदारी। तो अब आयनिक यौगिकों में क्या होता है, यानी आयनिक यौगिकों में होना क्या चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से क्या होता है, स्थानांतरण होता और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन कुछ कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी भी हो जाती है, किसमें, आयनिक बंध में, जिससे क्या आ जाते हैं उसमें सहसंयोजक बंध के लक्षण। और ये क्या है, फायन का नियम। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको थोड़ा और पढ़ाता हूं। अब देखो आयनिक यौगिक में सहसंयोजक लक्षण को दर्शाने के लिए दो टर्म आते हैं। एक तो आता है ध्रुवणता और एक आता है ध्रुवण क्षमता। कभी कभी तो एक नंबर से इन दोनों में सवाल भी आते हैं, ध्रुवणता क्या होती है और ध्रुवण क्षमता क्या होती है। दोनों अलग टर्म है, कैसे देखना है वो बता दें आपको। अब देखो होता क्या, वापस बता दें आपको। हम पढ़ क्या रहे हैं, फायन नियम किससे संबंधित है, आयनिक यौगिकों से। तो आयनिक यौगिक हम देखो ये Na और Cl आगे वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ होगा। अगर आपने नहीं देखा आगे वाले लेक्चर तो इसी चैनल पर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी है, वहां से आप देख सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो Na और Cl, Na ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को त्यागा और Cl ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। अब इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां क्या हुआ, स्थानांतरण। तो ये कौन सा बंध है, आयनिक बंध है। अब देखो जैसे बंध त्यागा, अब Na के ऊपर कौन सा आवेश आ चुका है, Na के ऊपर पॉजिटिव आवेश आ चुका है, क्या पॉजिटिव। और Cl के ऊपर नेगेटिव का मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, यानी इलेक्ट्रॉन 60 हो गए क्लोरीन के पास।
1 2 3 4 5 6 7 भाई तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन किसने दिया था इसको तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ तक तो ठीक थी, यहाँ तक तो कहानी किसकी थी आयनिक की कि भाई इसने इलेक्ट्रॉन दिया था उसने ग्रहण किया इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ और ये कौन सा बंध हुआ आयनिक बंध। यहाँ तक देखें तो 100% आयनिक है। लेकिन अब क्या हुआ अब आपको पता है जैसे ही Na+ बना और ये Cl- है इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। अब Na के ऊपर कौन सा चार्ज है प्लस और Cl में कौन है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का कौन सा चार्ज है नेगेटिव। तो आप ही बताओ क्या ये प्लस चार्ज ये नेगेटिव को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा जरूर करेगा। अब क्या होगा ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या आगे Na की ओर खींचे Na की ओर आएंगे अब ये वाले इलेक्ट्रॉन किसकी ओर आ जाएंगे Na की ओर। इलेक्ट्रॉन की यदि थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन Na की ओर आएंगे मतलब Na और Cl में इलेक्ट्रॉन की थोड़ी थोड़ी साझेदारी आएगी। मतलब ऐसा तो नहीं बोल सकते कि पूरा का पूरा ये सहसंयोजक हो गया लेकिन अब आयनिक यौगिकों में कुछ गुण किसके आगे सहसंयोजक बन गए और इसी को बताने के लिए जो नियम दिया गया वो क्या था फायन का नियम। अब बात करते हैं ध्रुवणता और ध्रुवण क्षमता क्या होती है। अभी इसी डायग्राम को बताएंगे। देखो ध्रुवणता जो होती है वो होती है ऋण आयन की। किसकी होती है ध्रुवणता किससे संबंधित है ऋण आयन से और ध्रुवण क्षमता किससे संबंधित है धन आयन से। मतलब अब देखो जो Na+ है ये धन आयन है ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा इसके पास क्षमता इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की। तो Na+ धन आयन की इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता उसको क्या बोलते हैं ध्रुवण क्षमता। नोट कर लो क्या धन आयन कौन धन आयन Na+ उसकी क्या इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को क्या बोलते हैं ध्रुवण क्षमता। तो इसकी क्या हो जाएगी ध्रुवण क्षमता। तो ध्रुवणता क्या होगी ध्रुवणता होगी ऋण हाँ कितनी आसानी से ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है Na को देता है वो इसकी क्या रहेगी यानी ऋण आयन द्वारा इलेक्ट्रॉनों को धन आयन की ओर भेजना वो क्या कहलाता है ध्रुवणता। क्षमता किसकी होगी खींचने की क्षमता होगी धन आयन की। ये प्लस क्या करेगा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो इसको क्या बोलेंगे धन आयन की ध्रुवण क्षमता। और इलेक्ट्रॉनों को उसकी ओर भेजने की क्षमता किसकी ओर धन आयन की वो क्या हो जाएगी ध्रुवणता। तो दोनों टॉपिक क्लियर हो गए। ध्रुवणता क्या होती है ध्रुवण क्षमता क्या होती है हाँ यहां तक नोट कर लो आप। यहां तक आपने नोट कर लिया। अब देखेंगे धन आयन और ऋण आयन से संबंधित। अब यहां से सवाल कैसे बनेंगे जैसे कि आपको 2-3 यौगिक देंगे और बताएंगे किसमें सबसे अधिक कौन से आयनिक यौगिक में सबसे ज्यादा सहसंयोजक लक्षण है। अब सहसंयोजक लक्षण आयनिक यौगिक में कब ज्यादा होंगे तो उसमें 2 पॉइंट है पहला पॉइंट है वो है धन आयन की ध्रुवण क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक। देखो अब आपको समझ में क्या देखो हमको क्या पढ़ना है आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक लक्षण। तो आप इससे ऊपर एक लाइन लिख देना आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक लक्षण जो होता है वो समानुपाती होता है किसके धन आयन की ध्रुवण क्षमता और ऋण आयन की ध्रुवणता। ठीक है उसके बाद ये लिखना है क्या हुआ मतलब कि हमको निकालना क्या आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक लक्षण निकालना है। अब ये सहसंयोजक लक्षण ज्यादा कब होगा अभी हमने पढ़ा ध्रुवणता और ध्रुवण क्षमता। तो ध्रुवण क्षमता किसकी थी धन आयन की यानी जितनी ज्यादा धन आयन की ध्रुवण क्षमता होगी इलेक्ट्रॉन खींचने की अब वो ज्यादा कब होगी वही बनने वाला प्रभावित करने वाले कारक है। और दूसरा ऋण आयन की ध्रुवणता। तो पहले क्या पढ़ेंगे धन आयन की ध्रुवण क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक दूसरा पॉइंट कौन सा होगा ऋण आयन की ध्रुवणता को प्रभावित करने वाले कारक। जब ये दोनों आप टॉपिक पढ़ लोगे ना तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है तो इसलिए आपको ध्यान से पूरा वीडियो देखना है। अब देखो ठीक है ये आपने लिख दिया जैसे जालक ऊर्जा पढ़ा था उसमें जो पॉइंट थे वैसे वैसे इसमें आएंगे। देखो धन आयन की ध्रुवण क्षमता ज्यादा कब होगी देखो तो पहला जो है वो आएगा आकार के ऊपर
यानी धनायन का आकार, धनायन का आकार भी क्या करता है इसको प्रभावित। धनायन का आकार का मतलब है कि जो भी जैसे सोडियम है, अगर पोटेशियम है तो पोटेशियम, ये दोनों आ गए और इन दोनों में आपको क्या निकालना है, किसकी ध्रुवण क्षमता ज्यादा है। तो आपको क्या पता इन दोनों में से साइज किसकी ज्यादा होती है, साइज ज्यादा होती है किसकी, पोटेशियम की। तो साइज के अनुसार किसकी ध्रुवण क्षमता ज्यादा होगी, देखो समझा देखो, धनायन का आकार उस धनायन के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या, ध्रुवण क्षमता। अब ध्रुवण क्षमता का सीधा मतलब है सहसंयोजक लक्षण। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा बहुत आपको शुरू में ऐसा लगेगा कि ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो जैसे कि अब ये मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि देखो NaCl, KCl और LaCl। अब इसमें आपको बोला कि इन तीनों यौगिकों में सहसंयोजक लक्षण किसका ज्यादा है, तो क्या बोलोगे, सबसे पहले तो कॉमन कौन सा है, क्लोरीन। अब इस पे +1, इस पे +1 और इस पे भी +1, तो आवेश तो सब पे बराबर है। अब इसके बाद दूसरा कारक है वो आवेश है, आवेश तो सब पे बराबर है, तो साइज देखनी है। अब साइज सबसे देखो ये कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती। तो साइज सबसे जिसका कम होगा वो क्या होगा, उसकी ध्रुवण क्षमता सबसे ज्यादा होगी। अब इसमें बताओ सोडियम, पोटेशियम और लिथियम में से सबसे साइज छोटी किसकी है, तो आपको पता होना चाहिए आसानी, सबसे छोटा कौन, लिथियम। तो लिथियम की सबसे साइज छोटी है तो उसकी ध्रुवण क्षमता सबसे ज्यादा होगी, और उसका आयनिक लक्षण, आयनिक यौगिकों में सबसे लक्षण किसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा सहसंयोजक कौन है, LaCl। ये है आयनिक, लेकिन इन तीनों के तीनों आयनिक है, लेकिन सबसे ज्यादा सहसंयोजक लक्षण किसमें, LaCl में। बताओ क्यों, क्योंकि इसमें जो La है उसकी जो साइज है वो सबसे छोटी है, तो LaCl ग्रेटर। उसके बाद कौन सा आएगा, NaCl, कौन आएगा, NaCl, उसके बाद KCl, और ये किसका ऑर्डर बजेगा, ये ऑर्डर बजाएगा सहसंयोजक लक्षण का। तो ये पूछेगा आपको तीन यौगिक देंगे एग्जाम में, और फिर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो नहीं आएगा। तो आपको पता है धनायन में कैसे देखना है, धनायन में आकार का उल्टा देखना है, जिसका आकार छोटा उसकी सहसंयोजक लक्षण ज्यादा, और ऐसे बोल सकते हैं ध्रुवण क्षमता ज्यादा। ध्रुवण क्षमता और सहसंयोजक लक्षण एक ही है, या तो बोलो ध्रुवण क्षमता ज्यादा या बोलो सहसंयोजक लक्षण ज्यादा। ये कॉन्सेप्ट हो गया पूरा, ठीक है, नोट करो। देखो ये कौन सा था, धनायन की ध्रुवण क्षमता। धनायन की ध्रुवण क्षमता में ये पहला कारक था, कौन सा, आकार का। पहला कारक कौन सा था, आकार का। अब हम धनायन की ध्रुवण क्षमता को प्रभावित करने वाले दूसरे कारक कौन सा होगा, आवेश। ये कि किसमें से ज्यादा ऊर्जा में, बस। तो ये पहला कारक तो मैं पढ़ लिया, धीरे धीरे आएगा, ठीक है। टॉपिक थोड़ा जटिल जरूर है लेकिन समझ में जरूर आएगा आपको। अब देखो दूसरा जो है, पहले का दूसरा कारक कौन सा है, वो है आवेश। कौन सा है, आवेश। आकार और आवेश दोनों में बात फंस जाए तो आवेश देखना है, क्या देखना है, आवेश। आवेश, तो आवेश क्या होगा, आवेश किस पर है, आयन पर, जो आपके Na है। आवेश का मतलब है +1 है, जैसे किसी पर Na+1, मैग्नीशियम पर +2 होता है वैसे। तो आवेश तो समानुपाती होता है किसके, ध्रुवण क्षमता की। देखो आप खुद ही समझ सकते हो कि अभी देखो धनायन है, अब धनायन पर आवेश जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतने तो क्या होगा, नेगेटिव को खींचेगा, तो सीधे सीधे समानुपाती होगा कि नहीं होगा ना, इसलिए बोला है आवेश समानुपाती किसके, ध्रुवण क्षमता। यानी खींचने वाला कौन है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव था, जैसे कि देखो एक तो एक लड़का है, +1 का मतलब ऐसे समझ लो एक लड़का है, अब एक लड़के को खींचना है, ठीक है, तब खींच लेगा। +2 का मतलब दो लड़के मिलकर एक लड़के को खींचे, तो ज्यादा खींचेंगे ना, तो ध्रुवण क्षमता ज्यादा हो जाएगी। तो वैसे ही है, जितना ज्यादा आवेश होगा उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, ध्रुवण क्षमता। तो ये दूसरा पॉइंट। अब इसमें देखो कैसे सवाल ऐसे मैंने बने हुए, NaCl3 ले लो, NaCl2 ले लो और NaCl ले लो। अब इसके ऊपर देखो क्लोरीन
क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन सब में कॉमन है। अब आवेश कैसे, अब देखो यहाँ पे आवेश की बात आएगी, इसके प्लस में होता है आकार से भी देखना है, लेकिन आकार नहीं देखेंगे क्योंकि आवेश आ गया। आवेश कैसे पता लगेगा कि जब दोनों के नंबर अलग अलग हो, जैसे ए है और यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 3 है, 3 क्लोरीन है तो -3 तो हो गया ये, और इसके ऊपर कितना है +3, 2 क्लोरीन है -2, इसके ऊपर कितना आएगा +2, 1 क्लोरीन है -1, इसके ऊपर कितना आएगा +1। तो आवेश किसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा इसका, उसके बाद इसका, तो क्रम भी कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये किसका क्रम हो जाएगा, सहसंयोजक लक्षण का। तो आवेश सबसे ज्यादा किसका, इसका, इसलिए इसमें सहसंयोजक लक्षण निकल जाएगा सबसे ज्यादा सहसंयोजक लक्षण। तो ये किसकी बात हो गई, आवेश की। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ऋण आयन की ध्रुवण क्षमता। अभी देखो यहाँ पे धनायन की जगह कौन आ जाएगा, ऋण आयन, और ध्रुवण क्षमता की जगह क्या आ जाएगा, ध्रुवणता, बस इतना ही फर्क है, बाकी सब सेम है। अब इसमें थोड़ा एक और कारक है सवाल में, तीसरा कारक वो भी लिख दो, वो भी इंपॉर्टेंट, कभी कभार परीक्षा में आ जाता है, सवाल को भी नहीं छोड़ना, लेकिन आगे तो कैसे करोगे, ये जनरली 2 कारक से आते हैं, लेकिन तीसरा कारक भी है किसमें, ध्रुवण क्षमता में। पहले का तीसरा है वो होता है अक्रिय युग्म प्रभाव। क्या होता है, ये अक्रिय युग्म प्रभाव क्या है, ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन ध्यान से समझोगे तो आ जाएगा। अक्रिय युग्म इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे ही बोल सकते हो। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आता है तो आपको ये सरल लगेगा, मतलब अक्रिय युग्म क्या होता है, NH2 NP6 ND10। ये क्या है अभी बताऊंगा आपको, जब सवाल करेंगे तो समझ में आएगा। यदि किसी कोई भी धनायन है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेगा, बाइथम कोष में ऐसा विन्यास आ रहा है, n की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे यहाँ n का मान 2 है तो 2s2 2p6 2b 2d10, ऐसा 2d10 होता तो नहीं है, लेकिन ऐसा अध्ययन में बदल दिया, 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10, ऐसा अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिल जाए तो वो ज्यादा स्थिर होता है, और वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, उसकी ध्रुवण क्षमता ज्यादा होगी और उसमें सहसंयोजक लक्षण क्या हो जाएंगे, ज्यादा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसमें सबसे फेमस एग्जांपल है G+2 का, G+2 देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। जिंक का जो होता है 4s2 भी आता है, यहाँ पे जिंक में क्या आता है 4s2, लेकिन ये क्या है G+2, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे बाइथम कोष से। तो अब देखो, अब इसमें जो सबसे पीछे वाला तीसरा देखना है, सबसे भारी, ये पहला का कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष, सबसे भारी कोष कौन सा, तीसरा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो ऐसा आ रहा है ना, 3s2 3p6 3d10, यानी सभी के सभी कक्षक क्या है, पूरे के पूरे भरे हुए, यानी बहुत ज्यादा इसका ये। अब इसमें आ रहा है 10 और 6 कितने, 16 16 और 2 कितने 18, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी जिसमें बाइथम कोष में कितने आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं, अक्रिय युग्म इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अक्रिय गैसों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वैसा, बाइथम कोष पूरा भरा हुआ है, कभी किसी से क्रिया नहीं करेंगे वैसा कुछ है। तो अगर G+2 पे आपको दिख जाए और आपको कॉपर+2 भी दिख जाए, अब इन दोनों में साइज भी बराबर है, लगभग ज्यादा साइज का फर्क नहीं है, और आवेश भी क्या है +2 दोनों का आवेश बराबर है। तो आप बात समझोगे, ये भी कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, वो भी नहीं लग रहा, तो आपको क्या पता लगाना है कि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, आपको याद ही रखना है जिंक दिख जाए तो कौन सा है, जिंक दिख जाए तो कौन सा है, अक्रिय युग्म इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसमें जिंक का क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, सहसंयोजक लक्षण का। ठीक है, अब ये ऋण आयन वाला पढ़ेंगे। ठीक है, ऋण आयन वाला लास्ट है, उसके बाद आयन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पूरा देखो। कुछ लोग क्या होते हैं, आधा वीडियो देखेंगे फिर पूछेंगे मेरे को समझ में नहीं आया, आप तो हर जगह ऐसे करोगे, पूरा वीडियो कहीं भी देखो, लेकिन पूरा देखना है, क्या होगा उससे कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। एक बार पूरा देखोगे फिर दूसरी बार खुद लिखोगे तब जाके आपको आएगा। ठीक है, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, ऋण आयन की ध्रुवणता को प्रभावित करने वाले
क्योंकि फाइनल नियम ऐसा टॉपिक है जहाँ से न्यूमेरिकल से सवाल आएंगे। ये थ्योरी वाला नहीं है कि आप कर लो रट के गए कर दिया। आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे तो वहां पे कोई भी यौगिक दे सकता है। तो कॉन्सेप्ट नहीं है पता कि भाई किसका आवेश ज्यादा होगा तो ध्रुवण सत्ता ज्यादा होगी तो पता ही नहीं चलेगा। ये यानी कि ध्रुवण सत्ता को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसमें भी वही है, इसमें खाली दो ही है, तो आवेश का और एक आकार का। तो सबसे पहले आकार का देख लेते हैं। अब यहाँ पे आकार का क्या देखना है, आकार के समानुपाती होता है कौन, ध्रुवणता। आकार किसका, क्योंकि ये हम किसकी देख रहे हैं कि तो आकार किसका देखेंगे, ये आएगा। अब देखो, अब जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पे 4 यौगिक दिए गए। अब आपको परीक्षा में बोलेगा निम्न में से सबसे ज्यादा सहसंयोजक लक्षण किसका है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो कॉमन ढूंढना है। तो कॉमन सब में कौन है, सोडियम। धनायन कॉमन आ गया, यहाँ धनायन की बात तो चलेगी नहीं। अब यदि ऋण आयन को प्रभावित करने वाले कारक देने पड़ेंगे। अब ऋण आयन, इसमें क्लोरीन, इसमें क्लोरीन, इसमें ब्रोमीन, इसमें आयोडीन है। अब यहाँ आगे सवाल आगे लगेगा, क्यों आप बोलोगे कि क्योंकि सबके ऊपर -1 है, इसके भी -1 है, इसके भी -1 है, इसके भी -1 है और इसके भी -1 है। तो आकार देखना पड़ेगा। अब आकार आपको पता ही होगा, 70वां बन गया हाइड्रोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे ज्यादा आकार किसका है, इसमें समानुपाती आकार के ध्यान से देखना। सबसे ज्यादा आकार किसका है, आयोडीन का। तो सबसे ज्यादा ध्रुवण क्षमता भी किसकी होगी, आयोडीन। ध्रुवण क्षमता, ध्रुवणता किसकी होगी, आयोडीन की। तो ये किसका क्रम हो जाएगा, सहसंयोजक लक्षण का। ये टॉपिक आपके बीएससी सेकंड सेमेस्टर में काम आएंगे। जब आप पढ़ोगे पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, आप बोलेंगे ऊपर से नीचे जाने पर सहसंयोजक लक्षण घटता है बढ़ता है, कैसे पता लगेगा, जब यहां से पढ़ते जाओगे तो। ठीक है, अब दूसरा पढ़ेंगे आकार वाला। पहला हो गया, यहाँ दूसरा कर देंगे, यहाँ पे आकार लिख देंगे। अब यहाँ पे आवेश, आवेश के लिए क्या है, धीरे धीरे दोनों के समानुपाती है, बस इतना ही। आवेश क्या तो हमेशा समानुपाती होगा, ठीक है ना। आप ऐसे इसको याद भी रख सकते हैं। आवेश में हमेशा क्या होगा, भले कोई आवेश भाई धनायन का हो, ऋणायन का हो, ज्यादा ऊर्जा में हो, इसमें हो, आवेश में हमेशा क्या होगा, समानुपाती। आपको हमेशा आकार का याद रखना, ठीक है। तो आवेश में देखिए, तो आवेश जितना ज्यादा, मतलब ऋणायन के बाद जितना ज्यादा आवेश होगा, अब वो क्या है, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं ना कौन, धनायन, तो जितना ज्यादा ऋण आवेश जब भी उतनी तो खींचेगा ये, तो जितना ज्यादा ऋण आवेश ज्यादा, उतने ज्यादा कौन खींचेगा, प्लस। तब इसकी ध्रुवण क्षमता भी ज्यादा होगी, इसकी ध्रुवणता भी क्या होगी, ज्यादा। तो सहसंयोजक लक्षण भी क्या होगा, ज्यादा। अब आवेश देख लेते हैं एग्जांपल में हम। ठीक है, पहले इनको एग्जांपल से समझ लेते हैं। Na कॉमन, Na कॉमन, Cl में कितना होता है, -1। अब देखो आपको SO4 में -2 होता है। अब आपको याद दिया तो कैसे करेंगे, सोडियम पे तो पता है ना, सोडियम पे कितना होता है, +1। कितने सोडियम में, तो +2। तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा, 0। यहाँ +2 है तो SO4 में कितना होगा, -2, तो मतलब -2। अब आपको सीधा पता चल गया आवेश किसका ज्यादा है, Na2SO4 का। तो Na2SO4 इसकी सहसंयोजकता या सहसंयोजक लक्षण ज्यादा होगा किससे, इनसे।